और देखिए, महिलाओं के लिए डायरेक्ट कैश बेनिफिट चुनाव का विजयी फॉर्मूला बनकर उभरा है। बिहार में भी सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हर कोई महिला मतदाताओं को लुभाने की कोशिश में जुटा है। आरजेडी की राह पर चलते हुए कांग्रेस ने बिहार में माई बहन मान योजना को लॉन्च कर दिया है। कांग्रेस ने घोषणा की है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वे माई बहन योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देगी। ऐसे में सवाल ये कि क्या कांग्रेस अलग से वादा कर अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रही है? जब गठबंधन में साथ है तो कांग्रेस चुनावी वादे अकेले क्यों कर रही है? सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बिहार में आधी आबादी को लुभाने के लिए कांग्रेस ने एक योजना का ऐलान किया, माई बहन मान योजना। कांग्रेस ने घोषणा की है कि यदि उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो माई बहन योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देगी। हूबहू तेजस्वी यादव की माई बहन मान योजना की तरह कांग्रेस ने चुनावी दांव खेला है, पर कांग्रेस ये दावा कर रही है कि उन्होंने इस योजना की शुरुआत कर्नाटक में पहले ही कर दी थी। यह योजना महागठबंधन की संयुक्त योजना है। अब अलग अलग, जैसा कि मैंने कहा कि अलग अलग हम लोग 6 पार्टनर है, 6 पार्टनर जो है अपना अपना हिसाब से इसको अब प्रचार प्रसार करेंगे। उसमें आपको जरा सा भी शंका नहीं रखनी। कांग्रेस की तरफ से जारी इस पोस्टर में आरजेडी का नामो निशान नहीं है, जबकि ये योजना गठबंधन की तरफ से लागू करने का वादा किया जा रहा है। इस पर सियासत भी अब तेज हो गई है। यह योजना सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक से शुरू किया और कर्नाटक में अभी हम लोगों ने इसको बड़ी ताकत से इसको चला रहे हैं। बिहार के करिश्माई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का शानदार कार्यकाल, महिला सशक्तिकरण के जो ये बेहतरीन 20 वर्ष हैं, इनकी जो बेशुमार उपलब्धियां हैं, उसके सामने इन झूठे वायदों को कौन स्वीकार करने के लिए तैयार होगा? दरअसल दोनों दल स्वार्थ में अंधे हो चुके हैं। क्रेडिट लेने की होड़ में एक दूसरे से नूरा कुश्ती कर रहे हैं। क्या बताएंगे ये कि दोनों दल 25-25 रुपए बिहार की जनता को अलग अलग देंगे? इस गारंटी को, इस घोषणा को अब निजामा बनाने के लिए वो भी गांव और कस्बों में जाकर के इस बातों को दोहरा रहे हैं, कह रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं सभी घटक दलों को जिन्होंने इस गारंटी को, इस घोषणा को साथ लेकर के चल रहे हैं। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस से महागठबंधन के दूसरे दलों की गैर मौजूदगी कई सवाल भी खड़े कर रही है। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता रविएस नारायण और दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। और आइए अब खबर को समझते हैं। देखिए, बिहार में महिलाओं को नीतीश कुमार का साइलेंट वोटर माना जाता है। मतलब ये कि महिलाएं नीतीश कुमार को वोट करती हैं, ये अब तक समझा जाता है। इस साइलेंट वोट को तोड़ने के लिए कुछ दिनों पहले आरजेडी ने माई बहन योजना की बात कही। अब कांग्रेस भी वैसी ही योजना की बात कह रही है। कांग्रेस का ये कहना है कि अगर बिहार में कांग्रेस की सरकार बनी तो महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देंगे। बड़ी बात इसमें यह है कि कांग्रेस ने महिलाओं के लिए पहले से योजना चलाने की बात की, साथ ही तेलंगाना, हिमाचल की कांग्रेस सरकार का हवाला दिया और कहा कि कांग्रेस की सरकारें ऐसी योजनाएं पहले से चला रही हैं। आरजेडी के बाद जिस ढंग से कांग्रेस ने महिलाओं के लिए माई बहन मान योजना की बात कही, उसके बाद से अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहला सवाल यह कि कांग्रेस ने अलग से योजना की बात क्यों की? कांग्रेस आरजेडी साथ तो अलग अलग वादे क्यों? महागठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी का क्या हुआ? और अगर चुनाव के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, तेजस्वी यादव उसके अध्यक्ष हैं, तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष तेजस्वी यादव क्यों नहीं थे? आइए अब इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल अब कांग्रेस को अपने दम पर पहचान बनाने की कोशिश में है और कांग्रेस अब बैसाखी के सहारे बिहार में चलना नहीं चाहती है। अब कैसे कांग्रेस अपने दम पर पहचान बनाने में लगी हुई है, उसको समझने के लिए आपको हाल के दिनों में कांग्रेस की ओर से की गई कोशिशों को समझना जरूरी है। कांग्रेस ने चुनाव के पहले प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया।
अखिलेश सिंह की जगह पर राजेश कुमार को प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस ने बना दिया, जो दलित समाज से आते हैं। इसके साथ ही प्रदेश प्रभारी भी कांग्रेस ने बदल दिए। कृष्णा अल्लावरू को प्रदेश प्रभारी कांग्रेस ने बनाया है। यही नहीं, बिहार में कभी कभार आने वाले राहुल गांधी 5 महीने में 4 बार बिहार आ चुके हैं। तो प्रदेश प्रभारी का पद संभालते ही कृष्णा अल्लावरू ने कहा था कि बिहार में जो कांग्रेस है वो बी टीम नहीं है, बल्कि कांग्रेस बड़ा भाई है। तो ऐसे में कांग्रेस की तरफ से बिहार में सियासी जमीन वापस लेने की कोशिश की जा रही है और यही वजह है कि कांग्रेस की तरफ से ये जोर आजमाइश की जा रही है। बढ़ते हैं आगे, बात अगली खबर की। भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में इन दिनों दोहरी नागरिकता का खेल चल रहा है। नेपाल और बांग्लादेश के नागरिक फर्जी तरीके से भारत की नागरिकता ले रहे हैं। साइबर कैफे वाले नाम, पिता का नाम और जन्मतिथि बदलकर नेपाली नागरिकों का महज 3 से 10 हजार रुपए में आधार कार्ड बना दे रहे हैं, वो भी बिना किसी दस्तावेज लिए। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। भारत नेपाल के बीच करीब 1751 किलोमीटर लंबी सीमा है, जहां से आने जाने के लिए दोनों देशों के नागरिकों को किसी वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यही सहूलियत भारत के लिए बड़ा खतरा बन सकती है, क्योंकि भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में इन दिनों दोहरी नागरिकता का खेल चल रहा है। नेपाल और बांग्लादेश के नागरिक फर्जी तरीके से भारत की नागरिकता ले रहे हैं। साइबर कैफे वाले नाम, पिता का नाम और जन्मतिथि बदलकर नेपाली नागरिकों का महज 3 से 10 हजार रुपए में आधार कार्ड बना दे रहे हैं, वो भी बिना किसी दस्तावेज की। पुलिस को एक बड़ी जानकारी मिली है कि रक्सौल और रामगढ़वा इलाके में कई साइबर कैफे हैं जो पैसे लेकर अवैध रूप से भारतीय आधार कार्ड बनवा रहे हैं और यहाँ की नागरिकता भी दिलवा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक नेपाल के कई संगठन वोट बैंक बढ़ाने के लिए बांग्लादेशी नागरिकों को नेपाली नागरिकता दिलवा रहे हैं। नेपाली नागरिकता मिलने के बाद बांग्लादेशी नागरिक भारत में आसानी से आ जा रहे हैं। रक्सौल इमिग्रेशन विभाग ने पिछले साल ही एक बांग्लादेशी नागरिक को अरेस्ट किया। पूछताछ में दोहरी नागरिकता का खुलासा हुआ। पिछले करीब 15-20 दिनों में कई विदेशी नागरिक जिनके कागजात सही नहीं थे या बिना कागज के वो अवैध रूप से प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे, उनको डिटेन किया गया है। इसमें से कई लोगों को प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। बताया ये भी जा रहा है कि अल-कायदा, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और सिमी जैसे संगठनों के सदस्य भी नेपाल और भारत की नागरिकता ले चुके हैं। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि दोहरी नागरिकता का ये कैसा खेल चल रहा है। क्या दोहरी नागरिकता के जरिए रची जा रही है बड़ी साजिश? क्या दोहरी नागरिकता के पीछे आतंकी संगठन है? न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से संवाददाता अवनीश कुमार की रिपोर्ट। और आइए अब दोहरी नागरिकता वाले खेल को समझते हैं। देखिए, भारत नेपाल की सीमा बहुत लंबी है। अगर इसकी बात करें तो ये करीब 1751 किलोमीटर लंबी है और भारत नेपाल में आने जाने के लिए दोनों देशों के नागरिकों को वीजा की जरूरत भी नहीं पड़ती है। और कुछ लोग हैं जो इसी का गलत फायदा उठा रहे हैं। बॉर्डर इलाके में फर्जी आधार कार्ड बन रहे हैं। फर्जी आधार कार्ड के जरिए इन लोगों को नागरिकता दी जा रही है। ज्यादातर ये काम नेपाल के लोग कर रहे हैं, जिसमें फर्जी वोट के लिए फर्जी कार्ड बनाए जा रहे हैं और इसमें सबसे ज्यादा बांग्लादेश के लोग फर्जी कार्ड बनवा रहे हैं। और ऐसे लोग धड़ल्ले से नेपाल के रास्ते भारत में एंट्री ले लेते हैं। हाल के दिनों में ऐसे कई मामले सामने आए। 23 अप्रैल 2024 को सबसे पहला मामला सामने आया था, जिसमें रक्सौल से नेपाली नागरिक को पकड़ा गया था। फिर अगली तारीख आती है 14 जुलाई 2024 की। 14 जुलाई 2024 को दूसरा मामला सामने आया था, जब रक्सौल में ही एक और बांग्लादेशी नागरिक को पकड़ा गया। इसके बाद तीसरा मामला भी सामने आया और ये तीसरा मामला मोतिहारी से सामने आया। होटल में छुपकर रह रहे दक्षिण कोरिया के नागरिक को गिरफ्तार किया गया। जब ये मामले सामने आए तो ऐसे में कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल ये कि कहीं किसी बड़ी साजिश के तहत तो ऐसा नहीं किया जा रहा, कहीं इसमें आतंकी नेटवर्क तो शामिल नहीं है,
क्योंकि पाकिस्तान के साथ भारत की तनातनी है और पाकिस्तान नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते घुसपैठ कराने की फिराक में लगा रहता है। तो ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं और ये मामला काफी गंभीर बना हुआ है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हुए सांप्रदायिक हिंसा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से गठित जांच समिति ने गंभीर खुलासे किए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंसा में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेता की भूमिका भी थी और हमलों का नेतृत्व स्थानीय पार्षद महबूब आलम ने किया था। विधायक मौन रहे और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब रिपोर्ट सामने आने के बाद बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा है कि टीएमसी की हिंदू विरोधी मंशा अब सबके सामने आ चुकी है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा पर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर बनी जांच कमेटी ने साफ साफ लिखा है कि इस हिंसा के पीछे स्थानीय टीएमसी पार्षद महबूब आलम था, जबकि स्थानीय विधायक हिंसा के दौरान मौके पर होते हुए भी मौन था। यही हाल पुलिस का बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस पूरी तरह निष्क्रिय रही और हालात ये थे कि हिंसा के दौरान स्थानीय लोगों के फोन तक नहीं उठाए गए। रिपोर्ट में बेहद परेशान करने वाले तथ्य भी सामने आए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि केरोसिन से आगजनी को अंजाम दिया गया और दंगाइयों ने महिलाओं के कपड़े तक को नहीं छोड़ा। ये पूरी रिपोर्ट मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ितों से बातचीत के बाद तैयार की गई है। इस फाइंडिंग में बहुत साफ साफ तौर पर तृणमूल कांग्रेस के नेता और एमएलए का नाम भी सामने आया है। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर बनी जांच कमेटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा है कि टीएमसी की हिंदू विरोधी मंशा सबके सामने आ चुकी है। ये हिंसा सुनियोजित थी और इसमें हिंदुओं को टारगेट किया गया। न्यायालय द्वारा गठित एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार की हिंदू विरोधी निर्ममता अपने पूरे विद्रूप रूप में सामने आती हुई दिखाई पड़ रही है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 11-12 अप्रैल को एक वक्फ बोर्ड कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान भीड़ उग्र हो गई थी। इसके बाद मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई। इसमें कम से कम 3 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग घायल हुए थे। यहां तक कि हिंदुओं ने पलायन करके झारखंड के सीमावर्ती जिलों में शरण ली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए अब खबर को समझते हैं। देखिए 11-12 अप्रैल की वो तारीख थी जब पश्चिम बंगाल में वक्फ संशोधन कानून का विरोध हो रहा था। विरोध के दौरान ही पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई थी। मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा में जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 3 लोग की मौत हुई, 50 से ज्यादा लोग घायल हुए, 109 घरों को नुकसान हुआ और हालात इतने भयावह हो गए कि हिंदुओं को झारखंड के सीमावर्ती जिलों में पलायन तक करना पड़ गया। मुर्शिदाबाद की हिंसा के बाद पश्चिम बंगाल की सरकार पर सवाल उठने लगे, पश्चिम बंगाल की पुलिस पर सवाल उठे और इसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर जांच कमेटी गठित की गई। रिपोर्ट में बड़ा खुलासा भी हुआ। रिपोर्ट में क्या क्या बातें सामने आई हैं, एक एक करके आपको अब ये बताते हैं। देखिए जांच कमेटी की रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। हिंसा के पीछे स्थानीय टीएमसी पार्षद महमूद आलम का हाथ था, यह बताया गया है। एमएलए ने मौके पर होते हुए भी कोई कदम नहीं उठाया, इसका खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में यह पता चला है कि स्थानीय पुलिस पूरी तरह से निष्क्रिय रही, मतलब मौके पर जो स्थानीय पुलिस थी उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। हालात जो भयावह होते गए उस पर कोई कंट्रोल नहीं किया गया। पुलिस ने हिंसा के दौरान लोगों के फोन तक नहीं उठाए। लोग उन्हें फोन कर रहे थे लेकिन पुलिस की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। साजिश के तहत पानी की लाइनें काट दी गईं और इसके साथ ही पेड़ जलाने के लिए केरोसिन का इस्तेमाल किया गया।
यही नहीं, महिलाओं को बिना कपड़ों के ही छोड़ दिया गया। दुकानें और जरूरी कागजात भी जला दिए गए। मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया है। ये सारी बातें जांच कमेटी की रिपोर्ट में सामने आई हैं और अब देखना होगा कि इस रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। इसमें बिहार के 2 स्टेशन और झारखंड के 3 स्टेशन भी शामिल हैं। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। 22 मई 2025 की तारीख भारतीय रेल के लिए ऐतिहासिक तारीख बनने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 22 मई भारत के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। अमृत स्टेशन आराम, कनेक्टिविटी को बढ़ावा देंगे और हमारी शानदार संस्कृति का जश्न मनाएंगे। 22 मई को जिन 103 रेलवे स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उद्घाटन होगा, उसमें बिहार के 2 और झारखंड के 3 स्टेशन शामिल हैं। बिहार में भागलपुर का पिरपैंती और गोपालगंज का थावे रेलवे स्टेशन है, तो झारखंड के गोविंदपुर रोड, शंकरपुर और राजमहल रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। इन स्टेशनों को आधुनिक और मॉडल स्टेशन के तौर पर विकसित किया गया है। थावे जंक्शन को चारों तरफ से मधुबनी पेंटिंग और थावे भवानी की धार्मिक झलकियों से सजाया गया है, तो पिरपैंती रेलवे स्टेशन को बड़े ही आकर्षक और खूबसूरत डिजाइन से बनाया गया है। स्टेशन परिसर को स्वच्छ, सुंदर और यात्रियों के अनुकूल बनाया गया है। अब यहाँ यात्रियों को बेहतर बैठने की व्यवस्था, शुद्ध पेयजल, स्वच्छ शौचालय, डिजिटल डिस्प्ले और वेटिंग एरिया जैसी आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद और भागलपुर से विकास कुमार सिंह की रिपोर्ट।